Hello students, welcome to the second part of the lecture under the topic transportation in human beings. In my previous lecture, I had told you about the structure and functioning of the heart. तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, तभी ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. So in this lecture, we will be discussing about blood, components of blood, blood vessels, that is arteries, veins and capillaries, and blood pressure. So let's start with the first topic, that is blood. So blood is one of the most important components of life. हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह पहुंचता है और इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है. ब्लड ही वो सब्सटेंस है, वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सारे सब्सटेंसेस को लेकर बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है. इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ है. ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ब्लड एक फ्लूइड पार्ट हमारी बॉडी का है. कनेक्टिव टिश्यू इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी को यह कनेक्ट करता है. और इसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. It is slightly alkaline in nature, pH 7.4, and circulates throughout the body, delivering oxygen and nutrients to various cells and tissues. ये मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड का काम है ऑक्सीजन सर्कुलेट करना, डाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट करना टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. और इसका जो pH है वो एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है. An average adult possesses about 5 to 6 liters of blood. एक एवरेज एडल्ट, एक एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है, उसमें लगभग 5 to 6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में. द हार्ट पम्प्स द ब्लड इनटू आर्टरीज दैट कैरी इट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी. आफ्टर एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स विद द ऑर्गन्स, इट इज़ रिटर्न बैक टू द हार्ट थ्रू द वेन्स. यही चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी अपने बताई थी कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को आर्टरीज के थ्रू पम्प करता है और ये आर्टरीज ब्लड को लेकर हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक जाती हैं. अब ये ब्लड आर्टरी लेके हमारे सारे ऑर्गन में गई. ऑर्गन्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मीन सपोज आर्टरी जो ऑर्गन में गई है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गन्स में चला जाएगा और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ जाएगा. ठीक, सपोज करिए ये जो ब्लड है ये इंटेस्टाइन में पहुंचा है ऑक्सीजन देने, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होगा. लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है वो भी ब्लड में आ जाएगा और ये ब्लड कहाँ जाएगा, वापस वेंस के थ्रू हमारे हार्ट में आ जाएगा. तो ब्लड गया था इंटेस्टाइन को ऑक्सीजन देने और वहाँ से लेके आया है डाइजेस्टेड फूड, और ये डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ आ गया, हार्ट में आ गया, वेंस के थ्रू हार्ट में आ गया. और अब हार्ट इस डाइजेस्टेड फूड को, यानी कि जो ब्लड में डाइजेस्टेड फूड है, इसको पंप कर देगा ब्लड को पूरी बॉडी में. तो ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा. Now the composition of blood. Blood consists of two major parts: plasma, the fluid part of the blood, and formed elements, cells present in the blood. So the blood consists of two parts. पहला पार्ट है प्लाज्मा जो कि पूरे ब्लड का 55% वॉल्यूम बनाता है. इस प्लाज्मा में आप चार्ट देखिए अपने सामने, इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% जो है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स, ये वही डाइजेस्टेड फूड हमारा है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. इस 10% में जो प्रोटीन्स लिखा है आपके सामने, इन प्रोटीन्स के नाम याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजेंस. ये नाम अक्सर मल्टीपल चॉइस में पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स लगभग 98 to 99% होते हैं, जबकि 1 to 2% में WBCs और प्लेटलेट्स आते हैं. आपके सामने देखिए लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स का मतलब WBCs, और इनके दो टाइप्स लिखे हुए हैं. WBCs के दो टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स. और थर्ड है प्लेटलेट्स. यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, RBCs, ल्यूकोसाइट्स, WBCs एंड blood platelets. So now we will study in short about these formed elements, that is RBCs, WBCs and platelets. So the first one, RBCs, red blood cells or the erythrocytes. RBCs are the biconcave cells also known as erythrocytes. RBCs का शेप याद रखिएगा, बाइकॉनकेव होते हैं और इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं.
RBCs contain the iron-rich protein called hemoglobin which gives blood its red color। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो कि आयरन रिच प्रोटीन पिगमेंट है, ठीक है, आयरन पाया जाता है इसमें, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। Their main function is to transport oxygen to various parts of the body। RBCs का मेन फंक्शन है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अब ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंचती है ड्यू टू ब्रीदिंग, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ करके ब्लड में आती है, ब्लड में ये ऑक्सीजन अटैच होती है विद द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द RBC। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच होती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ब्लड इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाता है। अब हमारे बॉडी के जिस पार्ट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ब्रेक कर जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन चली जाती है ऑर्गन के पास। तो ऑक्सीजन ब्लड में अपने आप नहीं जाता है, प्लाज्मा में तैर के नहीं जाता है, जो मेजर कंपोनेंट है वो है हीमोग्लोबिन जो कि इस ऑक्सीजन को अटैच करवाकर इसको लेके जाता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। RBCs are formed in bone marrow and their life span is 120 days। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। RBC कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। इनफैक्ट RBC नहीं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये सब बोन मैरो में ही बनते हैं। और फिर RBC का लाइफ स्पैन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, 120 डेज। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स और द ल्यूकोसाइट्स। Leucocytes are colorless blood cells because of the absence of any colored pigment like hemoglobin। Leucocytes या WBCs कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें RBC की तरह कोई हीमोग्लोबिन जैसा कलर्ड पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। WBCs मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ये WBC का मेन फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में अटैक करने आ रहे हैं उनसे लड़ने की जो पावर होती है वो WBCs हमारी बॉडी में मेंटेन करती है। दे आर नोन एज फैगोसाइट्स एज दे एंगल्फ द फॉरेन टिश्यूज, स्कैवेंजर्स एज दे एंगल्फ द वॉनो टिश्यूज, एंड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी एज दे एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड फाइट विद द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे कॉज इन्फेक्शन। फंक्शंस के हिसाब से WBC को 3 नाम से जाना जाता है। फैगोसाइट क्योंकि ये फॉरेन टिश्यूज़ को एंगल्फ कर लेते हैं, फॉरेन टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उसको एंगल्फ अगर कर रहे हैं तो ये फैगोसाइट कहलाएंगे। स्कैवेंजर्स तब कहलाएंगे जब ये हमारी बॉडी के वॉन आउट टिश्यूज़, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ ख़राब हो गए हैं, वॉन आउट हो गए हैं, उसको ही एंगल्फ कर लेते हैं, तब ये स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। और सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कब कहलाते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, चोट लग जाती है, तो उस चोट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, तो ये वहाँ पर जाके साइट ऑफ जो इंजरी है वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट कर जाते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए और हमें इन्फेक्शन ना होने पाए। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स कम इन टू प्ले व्हेन देयर इज ब्लीडिंग। दे हेल्प इन क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सो द ओनली फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी चोट लग जाती है तो ये चोट वाली साइड पर यानी जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ ये पहुँच जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना होने पाए। नाउ द फंक्शंस ऑफ ब्लड। नंबर 1, ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स एंड इज एक्सेल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड का कि ये लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये वापस लंग्स में पहुंचाता है और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट, द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, विटामिन्स, minerals and proteins are absorbed into the blood through the capillaries in the villi lining the small intestine। ये अभी मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि ब्लड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ऑक्सीजन देने तो वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाइज के थ्रू डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये वापस हार्ट में पहुँच जाता है और फिर वहाँ से ये पूरी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट हो जाता है। The hormones secreted by the endocrine glands are also transported by the blood to different organs and tissues। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है
कि वो ग्लैंड जिनके पास अपनी डक्ट या अपनी पाइपलाइन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये अपने हार्मोन पूरी बॉडी में जहाँ भी इनको भेजना है वो कैसे भेजेंगे, इनके पास अपनी डक्ट तो एब्सेंट होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो भी डायरेक्टली ब्लड में आ जाते हैं और फिर ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करता है वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। द प्लेटिलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ब्लड प्लेटिलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, blood enters the kidney where it is filtered to remove nitrogenous waste out of the blood plasma. The toxins from the blood are also removed by the liver. हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट या टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं ये किडनी और लीवर हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो ब्लड का यहाँ पर रोल क्या है, ब्लड का फंक्शन यहाँ पर क्या है कि हमारी पूरी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट और टॉक्सिन्स लेके ये किडनी के पास और लीवर के पास ब्लड जाता है और वहाँ से ये किडनी और लीवर इन टॉक्सिन्स को, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस विद द हेल्प ऑफ WBCs। ब्लड में जो WBCs प्रेजेंट होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? दे आर द एजेंट्स, दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। These are highly branched tubes or channels through which blood circulates in the body. ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करता है, हार्ट इसको पंप करेगा तो ब्लड पूरी बॉडी में, बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा और फिर वहाँ से वापस बैक टू द हार्ट आता है। तो ये जो पूरा पाइपलाइन है, जो नेटवर्क आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा नेटवर्क कहलाता है ब्लड वेसल्स। और इस नेटवर्क में होते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज और इन्हीं तीनों को मिला के हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। सो द फर्स्ट वन, आर्टरीज। These carry the blood away from the heart, यानी आर्टरीज का जो मेन फंक्शन है वो ब्लड हार्ट से दूर लेके जाती हैं। They distribute oxygenated blood to various parts of the body from the heart, except pulmonary artery, which carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. आर्टरीज का मेन काम क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो मेरा पिछला लेक्चर था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी इसको बोलते हैं, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के पूरी बॉडी में जा रहा है। तो आर्टरीज का जो मेन काम है वो ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। लेकिन उसी टॉपिक में मैंने आपको बताया था राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, वो किस आर्टरी के थ्रू जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही हमारी बॉडी में ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज हमारी बॉडी में हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी आर्टरी विच इज़ कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। दीज आर थिक वॉल्ड एंड नैरो ल्यूमेन। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। आर्टरीज में पहली चीज़ तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है आर्टरीज में, इसकी वजह क्या है? हार्ट ने जो ब्लड पंप किया है, थ्रू द आर्टरीज पंप किया है, तो ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू जा रहा है हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में। अब इस ब्लड को वापस भी लौटना है, तो अगर आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड जो है हमारे ऑर्गन में वहीं रुक जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। तो सपोज़ करिए अगर हमको कोई बॉल फेंकनी है दीवार पे, तो अगर हम बॉल को धीरे से फेंकेंगे तो बॉल वापस नहीं आ पाएगी। तो बॉल जब जाएगी, हम तेज़ प्रेशर से फेंकेंगे तो बॉल वहाँ तक जाएगी, दीवार से टकराएगी और फिर वापस भी आ जाएगी। अगर हमने बॉल को धीरे से फेंका है तो बॉल हो सकता है टकरा कर हमारे पास वापस ना पाए, रास्ते में ही कहीं रुक जाए। तो इसलिए आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये जो ब्लड है वो ऑर्गन्स तक जाकर वापस भी आ जाए। नाउ सिंस द प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज इज़ हाई, तो इस प्रेशर से अपने आप को बचाने के लिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। आप डायग्राम देखिए, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक हैं। अगर इनकी वॉल्स थिन होती तो हाई प्रेशर की वजह से आर्टरीज रप्चर हो सकती थी, डैमेज हो सकती थी। तो दैट्स वाई आर्टरीज आर थिक वॉल। और जब आर्टरीज की दीवार, जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो थिक होंगी, तो आप देखिए डायग्राम में जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब होता है बीच की जगह, तो बीच की जगह जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड होती हैं, उनका ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, छोटा होता है। नाउ द वेन्स, दीज कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज में हमने क्या पढ़ा था? ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। और वेन्स, इनका काम क्या है कि ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वापस हार्ट में लेकर आते हैं।
They collect deoxygenated blood from various parts of the body and brings it back to the heart, except pulmonary vein which carries oxygenated blood to the heart from the lungs. जो इनका मेन काम है वेन्स का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके पूरी बॉडी से वापस हार्ट में लेके आना। तो वेन्स का जो मेन इनमें ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब फिर से स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट याद करिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लंग्स से जो ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आता है वो पल्मोनरी वेन से आता है। तो पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है बाकी सारी वेन्स में। बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, अब इसको आप आर्टरी से कंपेयर करिए। जितनी भी आर्टरीज हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर वेन्स, जितनी भी वेन्स हैं वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, दीज आर द ओनली एक्सेप्शंस। ठीक, नाउ दीज आर थिन वॉल्ड एंड वाइड ल्यूमेन वेन्स। चूंकि इनमें प्रेशर कम होता है इसलिए ये थिन वॉल्ड होती हैं। अब थिन वॉल होंगी, जब डायग्राम आप देखिए, जब इनकी वॉल्स थिन होंगी तो इनका जो ल्यूमेन है, जो बीच की जगह है, वो आर्टरीज से ज़्यादा होगी। आर्टरीज को तो नैरो ल्यूमेन होता था, तो इनका ल्यूमेन जो है, जो बीच की जगह है, वो वाइड होती है। ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर इन द वेन्स। अभी मैंने आपको बताया कि वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है। सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वेन्स हैव वाल्व इन देम। वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से देयर आर चांसेस कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाए, वापस पीछे चला जाए। तो इस बैक फ्लो से बचाने के लिए वेन्स में जगह जगह पर वाल्व्स लगे होते हैं। और वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज चूंकि उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए उनमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, कैपिलरीज। दीज आर वेरी थिन वॉल्ड नैरो ब्लड वेसल्स। On reaching the tissues, arteries branch further into extremely thin tubes called capillaries, which rejoin to form the veins. आप डायग्राम देखिए यहाँ पर, आर्टरीज जब किसी ऑर्गन में जाती हैं तो वो डिवाइड कर जाती हैं, ब्रांच कर जाती हैं कई सारी थिन ट्यूब्स में, थिन पाइपलाइन में, और इनको कैपिलरीज बोलते हैं। और इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है। और फिर ये कैपिलरीज वापस रीजॉइन कर जाती हैं टू फॉर्म द वेन्स। तो कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आर्टरीज और वेन्स के बीच में, वही आगे लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट कैपिलरीज आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन। क्लियर? Thin walls of the capillaries facilitate the exchange of various materials between the blood and tissues through the walls of capillaries. कैपिलरीज जिनकी वॉल बहुत थिन होती है, तो इस वॉल की थिन होने की वजह से ब्लड में और जो टिश्यूज़ में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड exerts against the walls of blood vessels is called blood pressure. It is much greater in arteries than in veins. ब्लड जब आर्टरीज में या वेन्स में फ्लो कर रहा होता है तो उस वक्त ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स पर, इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आर्टरीज में ये प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड द प्रेशर इनसाइड द वेन्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ये दोनों ही टर्म याद रखिएगा कि आर्टरीज के अंदर जो हाई प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और वेन्स के अंदर जो प्रेशर होता है जो कि लो होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 80 mm of Hg। यानी कि जो आर्टरीज में नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा था जो कि आर्टरी में प्रेजेंट था, ये 120 इसकी वैल्यू होती है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसकी वैल्यू 80 mm of Hg होती है। इसको हम नॉर्मली 120/80 बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये नाम याद रखिएगा, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज लिम्फ। Lymph is formed from the fluid which leaks from the blood capillaries and goes to the intercellular spaces in the tissues. अभी मैंने आपको कैपिलरीज की हेडिंग में बताया कि आर्टरीज जब किसी ऑर्गन में जाती हैं तो ये आर्टरीज ब्रांच कर जाती हैं इनटू फाइन नेटवर्क ऑफ वेसल नोन एज कैपिलरीज, और इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। बिकॉज दीज कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल्स,
तो ब्लड प्लाज्मा भी इन्हीं कैपिलरीज से निकलकर ऑर्गन में सेल्स के बीच में आ जाता है, और इसी प्लाज्मा को जो कि ब्लड कैपिलरीज से निकलकर ऑर्गन में आ चुका है सेल्स के बीच में, जिसको कि लिखा है इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, इसी को लिम्फ कहते हैं। नाउ दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। अब इस लिम्फ का, ये ब्लड प्लाज्मा का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इसलिए ये लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स से कलेक्ट करके वापस इनको ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा दिया जाता है। क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे, अगर बायो आप ऑप्ट करते हैं, तो आप इसमें पूरा एक अलग से सिस्टम पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में है, जो कि हर एक ऑर्गन से लिम्फ कलेक्ट करके वापस ब्लड में दे के आता है। यहाँ पर क्लास 10th के लेवल में आपके पास सिर्फ इतना ही है कि लिम्फ की आप डेफिनेशन जान लेंगे, लिम्फ क्या चीज़ होती है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे कि जो लिम्फ यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया ऑर्गन में, इसको लिम्फेटिक वेसल्स वापस ब्लड कैपिलरीज में पहुँचा देंगी। लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन इट। जो मेन डिफरेंस है लिम्फ का और ब्लड का, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आरबीसीज लिम्फ में एब्सेंट होते हैं और इसीलिए लिम्फ कलरलेस होता है। लिम्फ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, इनका काम क्या था कि लिम्फ को ऑर्गन से कलेक्ट करके फाइनली इसको रिटर्न करना है ब्लड कैपिलरीज को। लेकिन अगर हमारे ब्लड में WBCs की कमी है या WBCs की ज़रूरत है उस वक्त, तो लिम्फ वेसल्स जो है वो इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ WBCs. So here I end the lecture. If you have any questions, any doubts, you may ask me in comments, and please subscribe the channel to get notifications of upcoming lectures. Stay tuned. Thank you.